सो रनिंग थ्रू द थिंग्स विच वी हैड डन अर्लियर कि वीकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, बार बार लाइट जा रही है तो बार बार रिपीट कर रहे हैं. सो एनी हाउ MCQ हमने देख लिए थे, टॉपिक्स हमने देख लिए थे, MCQs आर डन, चॉकलेट इज डन. वी वर डिस्कसिंग दिस फर्स्ट स्कीम दैट वाज द मेट्स माइग्रेशन स्कीम, जिसमें हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया चलते हैं सारे यूपीएससी छोड़ो. तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस थी, रिपीटिंग अगेन. 2 साल के अंदर अंदर ग्रेजुएट होना चाहिए, आप 2 साल वहाँ पे जाके वर्क कर सकते हैं, अंडर 30 एज होनी चाहिए, और साथ साथ यू कैन टेक अ डिपेंडेंट चाइल्ड और योर स्पाउस दैट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द एनुअल कैप. ये सारी चीज़ें हमने देख ली. और ये माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप जो लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया के साथ करी थी, उसके अंडर दिस मेड स्कीम इज मेड. सो दिस विल मेक द मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स अक्रॉस द इंडियन ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज ईजियर. सो कमिंग टू स्वास्तिक, इसमें ये मैडम क्या बोल रही है, ट्रेडिशनल नॉलेज वालों के साथ क्या होता है उस चीज़ की बात है ये. स्वास्तिक में स्कीम ही क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो साइंटिफिकली वेरीफाइड है उसको हम लोग प्रमोट करेंगे और उसे साइंटिफिकली टेस्ट करके लोगों में बांटा जाएगा. राइट. फॉर एग्जाम्पल एक वेरी फेमस स्टोरी थी, अपने पास मलेरिया की दवाई तो मिल गई थी, है ना, मलेरिया की दवाई कुनीन, क्लोरोक्विन एक्सेट्रा, बट उसकी कोई वैक्सीन नहीं थी. तो चाइना के जंगलों में जाके चाइनीज़ जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं, वो फैंग शुई करने वाले एक्सेट्रा, उनके साथ साइंटिस्ट ने किसी ने देखा तो उसे उनकी नॉलेज में जाके मिल गई. राइट. सो हेंस दे कुड डिस्कवर अ वैक्सीन विच वॉज नॉट नोन टू साइंस बट नोन टू द ट्रेडिशनल पीपल. हेंस हमने देखा कि ट्रेडिशनल नॉलेज कुछ बहुत ज़्यादा काम की होती है. जैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी बोला उनकी वाइफ कैंसर से रिकवर करे हैं, उन्होंने बोला गर्म पानी में नींबू डालते थे और 3-4 ऐसे देसी चीज़ें करते थे, सो रिकवर कर गए, है ना. सो दीज थिंग्स हमारे नानी दादी तो कब के कहते हैं, और हम इंस्टाग्राम वाले मानते नहीं. इंस्टाग्राम पे आके वो दिखा देता है, भैया इधर ये क्रीम लगाओ उधर वो क्रीम लगाओ हो जाएगा, वो मान लेते हैं. इन्फ्लुएंसर्स ने कितना बुरा हाल किया हुआ है. राइट. सो फॉर दैट पर्पस जो ट्रेडिशनल नॉलेज साइंटिफिकली बैक्ड है उसको प्रमोट करने के लिए स्वास्थ्य इनिशिएटिव है. और ये फोटो ये दर्शा रही है कि जो इनकी नॉलेज है वो टर्म्स एंड कंडीशंस में रह ना जाए, हम उसे प्रमोट कर सकें. राइट. दैट इज द मैसेज इन द पिक्चर. सो CSIR, National Institute of Science, Communication and Policy Research, provided an overview of Swastik initiative at the International Conference on Communication and Dissemination of Traditional Knowledge. So Swastik is scientifically validated traditional knowledge. बना नहीं स्वास्तिक, वह बना दिया. राइट. सो साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसके लिए नेशनल इनिशिएटिव है. कौन इसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, CSIR NISPR. CSIR याद रख लो, बाकी हो जाएगा. सही. Swastik aims to preserve and perpetuate the practice of appropriate tradition and instill scientific temperament of verifying traditional, scientifically boost public faith in our traditional knowledge. ट्रेडिशनल नॉलेज से साइंटिफिकली वेरीफाइड जो नॉलेज है उसमें अपना फेथ को बढ़ाना है और स्टूडेंट्स को और लोगों को साइंस की तरफ लेके जाना है. दैट इज़ द आइडिया. इससे दोनों इफेक्ट होंगे ना, एक तो लोग ट्रेडिशनल नॉलेज पे विश्वास करेंगे और ट्रेडिशनल नॉलेज वालों को भी साइंस की तरफ आने का पुश मिलेगा कि हमें वेरीफाई कर रहे हैं तो हम भी पढ़ें क्या हो रहा है. राइट. सो बोथ वेज गोइंग क्विकली, इसके आगे कुछ नहीं है खास. तो दैट्स वाई नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ फटाफट. CSIR का थोड़ा सा देख लेना, आइडिया होना चाहिए. स्टैटिक में भी होता है. इंडिया इज लीडिंग पब्लिकली फंडेड R&D ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रमोट्स एडवांस नॉलेज इन नेचुरल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग. सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. ज़्यादातर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वही होती हैं. सो एक नेचर ब्रॉड आइडिया ले लो. राइट. देन इट हैज़ अ डायनेमिक नेटवर्क ऑफ 37 नेशनल लेबोरेटरीज. याद नहीं रखना. याद क्या हो सकता है प्रॉब्लम, इसका प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एक्स ऑफिशियो मतलब बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस. प्रेसिडेंट कौन है, CSIR का प्राइम मिनिस्टर. ये लगता नहीं आंसर में, है ना, और पेपर में आ जाए तो हम फंस जाते हैं. सो वाइस प्रेसिडेंट कौन है जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. करेंगे क्या, क्वेश्चन में उल्टा दे देंगे, दैट प्रेसिडेंट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम कर देंगे सही है. सो प्रेसिडेंट इज प्राइम मिनिस्टर, बाकी कोई बात नहीं. 3 साल का इनका टेन्योर होता है, याद रह जाए तो रह जाए, नहीं तो ना सही. देन गोइंग अहेड, बैरक रिवर में 6 लोग गायब हो गए थे वहाँ से, तो 3 की लाशें बैरक रिवर में मिली हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़
बट नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कौन डूबा था कौन नहीं, राइट। सो बैरक रिवर के बारे में हमें स्टैटिक फैक्ट्स पता होना चाहिए, बैकवर्ड लिंकेज पता होना चाहिए। सो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आफ्टर ब्रह्मपुत्र। ये अभी क्वेश्चन में डाल के मैंने दिखाया कैसे होगा, लार्जेस्ट कर दिया इसको। सो सेकंड लार्जेस्ट है, रन्स थ्रू मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम एंड इन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑफ कोर्स। सो बांग्लादेश में भी जा रही है। वहाँ पे जाके बड़ी कन्फ्यूजन सी होती है रिवर्स में, कौन सी मेघना है कौन सी क्या है, तो उसका आइडिया यहीं से लेते चलेंगे। इट राइजेज इन मणिपुर हिल्स साउथ ऑफ माओ इन सेनापति डिस्ट्रिक्ट। मणिपुर हिल्स में राइज कर रही है, सवाल में डाला था, राइट। इट फ्लोज देन अलोंग नागालैंड मणिपुर बॉर्डर थ्रू द हिली टेरेन्स एंड एंटर्स असम। अब यहाँ से ध्यान देना, पेपर पूछ लेता है। इट फर्दर एंटर्स बांग्लादेश वेयर इट इज नोन बाय द नेम ऑफ सूरमा, देन कुशियारा एंड लेटर कॉल्ड मेघना। ये 2-3 बार सवाल में आ चुका है, मेघना मेघना मेघना। और जब आई थी मुझे भी नहीं पता था मेघना कौन सी है, ऑल्दो आई कुड हैक द क्वेश्चन, आई हैक्ड इट, बट आई डिडंट नो कौन सी है मेघना। अब अपने को थोड़ा आइडिया होना चाहिए बिफोर रिसीविंग द कंबाइंड फ्लो ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सो बांग्लादेश में जाके बैरक रिवर मिल रही है, इंडिया में नहीं मिल रही, बांग्लादेश में जाके गंगा ब्रह्मपुत्र से मिल रही है। ये ध्यान रखना, ऐसा सा फैक्ट आ जाता है। एंड ऑब्वियसली आउटफ्लो तो फॉल कहाँ करेगी, बे ऑफ बंगाल में। अब बांग्लादेश से मुड़ के अरेबियन सी तो जाने से रही, राइट, दैट इज सिंपल। देन लेंथ कितनी है 564, कोई बात नहीं। मेजर पार्ट ऑफ द बेसिन इज कवर्ड विद फॉरेस्ट अकाउंटिंग फॉर 72.58 ऑफ द टोटल एरिया, नो नीड। बाउंड बाय Bareil range separating it from Brahmaputra sub-basin on the east by the Naga and Lushai hills, on the south and west by Bangladesh. This is the map. इतना नहीं याद रखना, but थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जहाँ कहाँ रही है, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए वेस्ट विच साइड इज इट फ्लोइंग। ट्रिब्यूटरीज अगर याद रहें तो रहें, बट वी कैन नॉट लर्न देम ऑल। एक आदि का कोई हिसाब लग जाए तो लगा लेना। ट्रिब्यूटरीज ऑफ बैरेकार, जिरी, द धलेश्वरी, द सिंगला, द लोंगई एंड सोनाई एंड कथकल। कोई भी नाम आपको अच्छा लगे तो 1-2 याद रख लो, क्या पता काम आ जाए। बट याद रखने वाली चीज़ वो मेघना वाली थी, उस पर फोकस करना है, राइट जी। देन पन्ना टाइगर रिजर्व, ये फ़ोटो अच्छी थी ना, घूम फिर के फिर से तनाव आ गया। अब कौन सा तनाव आया इनके पास, एक वायरस है। बेसिकली अब कुत्तों से शेरों को प्रॉब्लम हो रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वैक्सीनेट करा जा रहा है कि ये स्ट्रे डॉग्स कैनाइन वायरस टाइगर्स को ना दे दें और टाइगर ना मर जाएं, राइट। सो दिस हैज बीन इन न्यूज़। मास वैक्सीनेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन एंड अराउंड पन्ना टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश हैज बिगन फॉर द थ्रेट ऑफ कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। ये CDV कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है जो दोनों को लग सकता है, टाइगर्स को भी और कुत्तों को भी, और इससे ये फैल ना जाए और सारा का सारा अपना जो इकोसिस्टम है पन्ना टाइगर रिजर्व का वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए स्ट्रे डॉग्स की मास वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और स्ट्रे डॉग वैसे भी पहले ही मेरे ख्याल टारगेट होते हैं, कुछ भी ख़राब हो तो स्ट्रे डॉग को पकड़ लेते हैं कि कुत्ते ने काट लिया, चलो जी स्ट्रे डॉग्स को मार दो, स्ट्रे डॉग्स को स्टरलाइज कर दो। चंडीगढ़ में पिछले मेरे ख्याल 7-8 साल से कुत्तों को स्टरलाइज करा जा रहा है। स्टरलाइज मतलब कि उनके बच्चे ना हो सकें, स्ट्रे डॉग्स को। पर हर मेटिंग सीजन में नए पिल्ले आ रहे होते हैं। अब इन्होंने स्कीम और भी बढ़ाई है कि कुत्तों को स्टरलाइज करके उनके ऊपर कॉलर डालना है चमकने वाला, कि सारे कुत्ते उठाएंगे और उन्हें स्टरलाइज करेंगे। बड़ी गंदी तरीके से स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइजेशन होनी चाहिए कि आप उनके ट्यूब्स को अंदर से जोड़ दो, या जैसे इंसान में होती है। व्हाट आर दे डूइंग, उनके टेस्टिकल्स ही रिमूव कर देते हैं। वेरी सैड। बट फिर कुत्ते भी पता नहीं क्या करते हैं ऐसा कि हर मेटिंग सीजन में, हर ब्रीडिंग सीजन में नए पिल्ले घूम रहे होते हैं। कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग, कैसे आ रहे हैं, पता नहीं, बट दिस इज़ हैपनिंग। सो सिमिलरली अब यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स को हम लोग मास वैक्सीनेट कर रहे हैं। बट पेपर के लिए ज़रूरी बैकवर्ड लिंकेज ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में, राइट। इतना तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए। देन स्टैंडिंग ओवर एन एरिया ऑफ 542, इट इज़ दी ओनली टाइगर रिजर्व इन एंटायर बुंदेलखंड रीजन। कौन से रीजन में, बुंदेलखंड रीजन में एक जैसा है। सो टेबल टॉप टोपोग्राफी होगी प्लेटू टाइप, बिकॉज बुंदेलखंड रीजन इज अ प्लेटू टाइप आइडिया। सो टोपोग्राफी कैसी होगी, इसका लैंड कैसे होगा, टेबल टॉप, राइट। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1994। कभी कभार ये पूछ लेते हैं पहला था, नहीं जी पहला नहीं था।
थोड़ा थोड़ा फेंट आइडिया लेते जाना कि यार डेरिवेशनल फैक्ट पूछता यूपीएससी, डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछता. दिल नेवर आस्क यू 94 में था कि 2000 में था, राइट. सेन लैंडस्केप कैरेक्टराइज बाय टेबल टॉप टोपोग्राफी, जो मैंने बताया प्लेटू जैसा लैंड है, राइट. इसमें गॉर्ज होंगे, फ्लैट लैंड होगा, गॉर्ज होगा, दैट इज व्हाट हैपेंस इन प्लेटूज. देन केन रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ थ्रू द रिजर्व. पहले फैशन चला था कौन से टाइगर रिजर्व से, नेशनल पार्क से कौन सी रिवर जा रही है. 2-3 साल से अब ये सवाल नहीं आ रहा, 2 साल से. बट फिर से रिपीट ना मार लें, क्योंकि 2022 वाले सवाल 24 में आते हैं, 24 वाले 26 में आते हैं. सो 2-2 साल पीछे जाके रिपीट ना मार लें. दैट्स वाई थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी रिवर है, केन. द रिजर्व इज ऑल्सो डॉटेड विद 2000-year-old रॉक पेंटिंग्स. कोई बात नहीं, नो नीड टू रिमेंबर. फ्लोरा फोना एक बार पढ़ना जरूर होता है कि यहाँ पे रस्टी कैट है, टाइगर है, बट याद नहीं करना होता. दैट्स वाई गोइंग क्विकली आई विल अवॉइड दिस. पढ़ लेना जरूर. कार्बन डाइऑक्साइड में 2-3 चीज़ें नोट करने वाली. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस. बिल्कुल ही बेसिक बात करें, व्हाट इज अ ग्रीन हाउस गैस? विच ट्रैप्स द आउट रेडिएशन. आउट रेडिएशन इज लॉन्गर और शॉर्टर? लॉन्गर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी? लॉन्गर वेवलेंथ. लॉन्गर वेवलेंथ की ये वेव्स को ट्रैप कर लेती है. बट इज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर लाइफ? यस, सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर लाइफ. नहीं तो सुबह बहुत गर्मी और रात को बहुत ठंड हो जाया करेगी, लाइफ नहीं रह पाएगी. सो सम अमाउंट इज नेसेसरी. बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वी एडेड अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर. बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ. उससे गर्मी बहुत ज़्यादा ट्रैप होने लगी. सो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ने लगी, प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड. देन वी गॉट टू द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एवरेज टेम्परेचर बढ़ना. उससे अब हमें प्रॉब्लम होने लगी. जैसे हम देख रहे हैं कि रेनफॉल इरेटिक हो गई है. इस टाइम अपने बचपन को याद करो, इस टाइम नवंबर के एंड में आके तो स्वेटर पहन के भी काँप रहे होते थे. अब क्या हाल है. बारिश पहले मानसून में कैसे आती थी. सो अगेन द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अब इसके आगे 1-2 फैक्ट्स आए थे न्यूज़पेपर में जो एडिशनल बातें अच्छी थी. ऐसा सा फैक्ट यूपीएससी को बहुत पसंद है कि कार्बन डाइऑक्साइड और एनी ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज have at least 3 atomic structure. 3 atomic structure, 3 atoms हैं इसमें जुड़े हुए. हेंस कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो इसे फ्लेक्सिबल बनाता है एंड अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस बनाता है. सो पिछली बार बचपन जैसा फैक्ट पूछा था यूपीएससी ने कि पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है. उसमें क्या आंसर था? डायपोलर नेचर, H2O. ओवर एयर अगला सवाल ही हो सकता है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस किसने बनाया या क्या कारण है. अपने को पता होना चाहिए. ट्राई एटॉमिक स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग, है ना. कुछ भी पूछ लें अपन उसी नेचर से चल सकें कि कैसे सवाल आ रहे हैं. और दूसरी बात कि कितने साल ये रहता है. ऑब्वियसली ये सिंपल चीज़ें तो हैं न्यूज़ में इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इंडिया की इंक्रीज हो रही है 4.6% इन 2024. दिस इज द हाईएस्ट इंक्रीज इन डेवलपिंग अकॉर्डिंग टू अमंग दी मेजर इकोनॉमीज, है ना. सो इंडिया की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड न्यूज़ में है. हीट ट्रैपिंग गैस है, ग्रीन हाउस गैस है. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जहाँ भी आग लगेगी कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोक्साइड होंगी. मेजरली जहाँ भी आग लगेगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोक्साइड होंगी. बात खत्म, राइट. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस क्यों है? बिकॉज मोस्ट अबंडेंट है. सही. उसके बाद द प्रेजेंस कीप्स ऑफ द रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम बीइंग रिटर्न टू स्पेस. ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये ब्लैंकेट है. देन इट इज़ यूज एज अ रेफ्रिजरेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स ऑल्सो फॉर इन्फ्लेटिंग द रैफ्ट्स एक्सेट्रा. क्या क्या काम है हमें पता है. फायर के अगेंस्ट एक्सटिंग्विशर्स में तो काम आती है, बिकॉज जहाँ पे आग पे डाल दो आग बुझ जाती है, बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई इज कट ऑफ. आई एम नॉट पॉइंटिंग टू मच टू दैट फैक्ट, जो बहुत सिंपल हैं. सो आफ्टर अ पल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर. ये फैक्ट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि कौन सी गैस कितने साल रहती है. सो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा गर्मी तो नहीं पकड़ पाती जितनी मीथेन या एसएफसी वगैरह पकड़ती हैं. वो बुकलेट्स में होगा अपनी स्टैटिक. बट कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे साल रह जाती है एटमॉस्फेयर में.
हमने 100 लीटर अगर कार्बन डाइऑक्साइड डाली, 40% विल रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर 100 ईयर्स, ये सवाल आया था। इसके बाद ये नॉलेज है, 20% विल रिजाइड फॉर 1000 ईयर्स, राइट, while the final 10% will take 10,000 years to turn over. So इतने सारे साल वो रहती है। कई सारी गैसेज, फॉर एग्जांपल वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, बट उसको इतना पोटेंट ग्रीन हाउस गैस क्यों नहीं माना जाता? बिकॉज वो 10 दिन के अंदर ही वापस आया था, बिकॉज उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है एटमॉस्फेयर में। बट कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे मीथेन है, मीथेन बहुत ज़्यादा गर्मी पकड़ती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, बट वो ज़्यादा साल नहीं रह पाती। ये देखो 40% 100 साल रह रही है, 20% 1000 साल रह रही है, और बाकी बची हुई लगभग 10,000 साल रह रही है। और इवन जो मीथेन होती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट भी हो जाती है, सो कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ जाती है। दीज आर फैक्ट्स विच आर रिलेटिवली न्यू, ये बुक्स में नहीं होते, और यूपीएससी इन्हें पकड़ लेता है। तो हमें पहले ही पकड़ लेना, एम्फोसाइज कर लेना, रादर दैन कि उसी को पकड़ी जाए, गूगल करो और बेसिक बेसिक ही पढ़ी जाओ। वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर जहाँ बेसिक पढ़ोगे वहीं ये ऐड कर लेना। इसको मार्क कर लो अपने पास, ट्राई एटॉमिक वाली बात और ये बात, दो बातें तो नहीं सीख के जानी ही जानी है ना। देन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ये सन्नी देओल हमारे फेवरेट हैं। सो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में क्या बड़ी न्यूज़ है? इट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर इंडिया, बिकॉज अभी शायद सिर्फ चाइना और यूएस के पास हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। हाइपरसोनिक मीन्स एटलीस्ट 5 times or more the Mach speed, 5 times the speed of sound, and long range means, बस इतना फैक्ट एक्चुअली मुझे याद कराना था आपको इसमें, कि इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी है। लॉन्ग रेंज मतलब 1500 किलोमीटर से ज़्यादा, हाइपरसोनिक मतलब मोर देन 5 times स्पीड ऑफ साउंड, या मोर देन 5 मैक, 5 मैक से ज़्यादा। सो इंडिया ने ऐसी मिसाइल टेस्ट कर ली है, डीआरडीओ ने बनाई है मिसाइल, जो 1500 किलोमीटर से ज़्यादा 5 मैक से ज़्यादा चल पाएगी। और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो 5 मैक से ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, तो इसको डिफेंस सिस्टम यूजली रोक नहीं पाते। जैसे इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है, आयरन डोम है ना, और भी बहुत सारे हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं। सो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, उसको रोक पाना या उसको एटमॉस्फेयर में डिफेंस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, चाइना और रशिया के पास तो हैं, यूएस भी अभी बिल्ड कर रहा है। सो ये देखो हम कहाँ तक पहुँच गए, डीआरडीओ ने क्या टेस्ट कर लिया जो यूएस भी अभी बिल्ड कर रहा है। नहीं तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम यूएस से कम 30-40 साल पीछे हैं। जो वो जेट चलाते हैं, हम 5th भी नहीं बना पाए अभी तक खुद, वो उससे भी आगे पहुंच गए। उनका कबाड़ वाला जेट भी हमारे लिए नया है, बट लुक एट दिस, दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर डिफेंस। अगर वो डिफेंस वाले आदमी का कुछ जागा तो ऐसा सा कुछ पूछ लेंगे, है ना। सो डीआरडीओ, डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टेस्टेड ए लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। क्या बात है इसमें, 1500 किलोमीटर एंड 5 मैक से ज़्यादा, 5 मैक और मोर हाइपरसोनिक। कहाँ से टेस्ट करा है? डेवलप्ड बाय लेबॉर्टरीज ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स सेंटर, हैदराबाद। ठीक है, ये नहीं कोई पूछता ज़्यादातर, बट अपने को आइडिया होना चाहिए क्या है, एटलीस्ट 5 टाइम्स। अनदर की फीचर इज मैनूवरेबिलिटी, ये भी चीज़ आ रही है यार, ये बेसिक सा एक समझ लो। 2 तरीके की मिसाइल होती है, वेरी वेरी सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है अपने को, बट पता होना चाहिए। एक होती है क्रूज मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में अगर सीखें, बचपन में दिवाली में हवाई जलाते हैं ना, अभी भी जलाते होंगे हवाई, हवाई जाती है उड़ के ऐसे गिर जाती है ना, हाई पैराबोला टाइप्स, आग लगाई, साथ वाले के घर को दिखाई, ऊपर गई और ऐसे गिर गई, दैट इज़ प्राइमरली बैलिस्टिक मिसाइल। इसका पाथ ऐसे ही होता है, ऊपर गई और नीचे आ गई, है ना, रॉकेट इंजन से प्रोपेल किया, इसे ऊपर गई और नीचे आ गई। जो क्रूज मिसाइल है, हाउ डज एन एयरप्लेन फ्लाई, आराम से अपना टेक ऑफ करता है, फिर टेक ऑफ करके एक हाइट पे चलता रहता है। जेट इंजन होता है इसमें, रैम जेट, स्क्रैम जेट वो हैं जो तेज़ चल सकते हैं, मोर देन स्पीड ऑफ साउंड।
सो ये जेट इंजन की तरह लो फ्लाई कर सकती है, इसकी मनूवरेबिलिटी अच्छी है, इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है बिकॉज ये लो भी फ्लाई कर लेगी, हाई भी फ्लाई कर लेगी, और ये तेज़ भी चल सकती है ज़्यादा। वो तो एक ही बात पकड़ गई ना, सेंसर वेंसर लगा लो, बट वो प्राइमरली कम मैनूवरेबल है, ये ज़्यादा मैनूवरेबल है। सो ऐसा सा सवाल आ जाता है। एक तो यूपीएससी सीधा ही सवाल पूछता है दैट डैश इज़ अ क्रूज मिसाइल, डैश इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल। ये उल्टा ही होता है, वो जान के उल्टा लिखा होता है, बट एक कंसेप्ट पे सवाल आ जाता है। सो अब जो मर्जी पूछ लो, सिंपल सी कहानी से हम समझ गए क्रूज मिसाइल को मानो एयरप्लेन है और बैलिस्टिक मिसाइल को मानो हवाई है, बस इससे कंसेप्ट वाले सवाल निकल जाएंगे, बात खत्म है ना। क्लियर सी बात होगी। ऑल दो डिटेल्स बहुत हैं बट डिटेल का काम नहीं आता, सिंपल से फैक्ट का काम आता है। सो अब मैं आपसे जो मर्जी पूछ लूँ दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्रूज मिसाइल्स आर मोर मैन्यूवरेबल देन बैलिस्टिक मिसाइल्स, ट्रू। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर डिफिकल्ट टू ट्रैक एज कंपेयर टू क्रूज मिसाइल, करेक्ट और नॉट? नो। अब ये देख लेना पिछले पेपरों में यही सवाल आए हुए हैं और अपने को इतनी सी कहानी से सॉल्व हो जाता काम। कई बारी ना हम चीज़ों को ओवर कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। अच्छा अब ये बताओ डेरिवेशनल फैक्ट, कौन सी बनानी मुश्किल होगी, क्रूज मिसाइल की बैलिस्टिक? क्रूज। सारे सवाल लगभग यहीं से निकल रहे हैं, इतनी सी बात से, है ना। तो बैलिस्टिक मिसाइल हमारे लिए क्या है, हवाई। अब ये बताओ कि जो हमने 1970-75 में 80 में पुराने टाइम में मिसाइल्स बनाई होंगी, अग्नि वग्नि टाइप्स, अग्नि पृथ्वी, वो क्रूज होंगी कि बैलिस्टिक? कोई बड़ी बात थी? लास्ट ईयर ये सवाल था, वो भी उल्टा लिखा हुआ था, अग्नि है वो, है ना। सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, एक्चुअली द पेपर इज़ द सिंपलेस्ट, उसको डील करना आना चाहिए। अब रट्टा मारने लगो तो यार मारी चलो, अच्छा भी कितना था, कहाँ से टेस्ट हुआ था, स्क्रैम जेट इंजन था, क्रूज मिसाइल थी, या फिर गाइडेड व्हीकल था, एडवांटेजेस क्या हैं, नो नीड एट ऑल। एक बार पढ़ना है बट अपने को कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अब ये नए तरीके का पटाखा है, ये कौन सा पटाखा है, दिस इज एक बम छोड़ के आजकल वो नहीं आते भी, एक बम में से 20-20 निकल आते हैं, सो दिस इज दैट। सो ये एक तरह से छोटे 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 क्लस्टर मिनिशन होते हैं, और इसमें जो याद करने वाली बात है कि क्लस्टर मिनिशन आर बैंड, वो हमने एग्रीमेंट देखनी है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, बस। बाकी कंसेप्ट क्या है इसमें कि एक बारी टारगेट पे लेके गए और उसे फैला के फेंक दिया कि जहाँ जहाँ भागने की कोशिश करेगा वहाँ लगते लगते फट जाते हैं ये, और ये यूजली ऑन इम्पैक्ट फटते हैं, ऊपर से नहीं फटते, जब लगे, जैसे वो मिट्टी वाले बम होता है फूंक मार के फूंक बम, ये फूंक बम की तरह है। बिना फूंक के भी आ गए हैं, अच्छा चलो वो, पर उसमें भी ऐसा होगा ना, फूंक बम में हमारे ज़माने में होता फूंक मारी फाड़ा, 10 में से 1-2 तो रह ही जाते थे, तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है। वर्ल्ड वॉर 2 के यूज़ हुए क्लस्टर मिनिशंस भी अब ऐसे कई लाइव पड़े, अब इम्पैक्ट पे फटते हैं, तो जो लाइव पड़ा है उस पर अगर आपका पैर आ गया, तो कोई वजन आ गया, कोई गाड़ी आ गई तो फट जाएगा। तो एक तरह से क्लस्टर मुनीशन अगर ना फटे तो ये क्या बन जाता है, लैंड माइन, है ना। सो दिस कैन बी अ डेरिवेशनल क्वेश्चन कि ये लैंड माइन इनमें से कौन सा बम बन सकता है, क्लस्टर मुनीशन। अनदर कुड बी क्लस्टर मुनीशन आर बैंड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, यस, बट फिर भी यूक्रेन रशिया वॉर में यूज़ हो रहे हैं, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, इसीलिए पुतिन के खिलाफ वारंट वारंट निकालने में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट कंसेप्ट समझे, व्हाट इज क्लस्टर मुनीशन। A Russian ballistic missile with cluster munition struck a residential area in the, बाय द वे ये समझ गया ना, एक मिसाइल है बैलिस्टिक, ये तो रॉकेट टाइप है जो लेके जाएगा, इसके ऊपर जो अटैकिंग चीज़ होएगी, न्यूक्लियर हो सकता है, बम हो सकता है, क्लस्टर मुनीशन हो सकता है, दिस इज़ डिफरेंट, दिस रॉकेट टाइप ऑफ सिनेरियो इज़ डिफरेंट, है ना। सो क्लस्टर मुनीशन इन्होंने किससे भेजा है, बैलिस्टिक मिसाइल से। कहाँ पे गिरा है जी, ऑब्वियसली यूक्रेन में जाके। क्लस्टर बॉम्ब्स आर वेपन्स विच एज द नेम सजेस्ट डिलीवर क्लस्टर्स ऑफ स्मॉलर एक्सप्लोसिव और सब मुनीशंस। छोटे छोटे पटाखे हर जगह फट जाते हैं और इम्पैक्ट पे फटते हैं ये। डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल द नंबर ऑफ सबमिशन कैन वेरी फ्रॉम सेवरल टू मोर देन 600। एक ही मिसाइल में 1000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं ना। देन क्लस्टर मुनिशंस कैन बी डिलीवर्ड बाय एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी एंड मिसाइल्स, तीनों से हो सकता है।
वर्ल्ड वॉर टू में यूजली एयरक्राफ्ट से करते थे। आपने कोई मूवी देखी होगी वर्ल्ड वॉर वन और टू की, तो टू में दिखाते थे अमेरिकन प्लेन्स आ रहे हैं और एक ही जगह पे मैप की तरह बम फेंकते जा रहे हैं, छोटे 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 छोटे, चले जा रहे हैं, गिरी जा रहे हैं, गिरी जा रहे हैं। व्हाट वर दोज? क्लस्टर munitions. Most submissions are intended to explode and impact and the majority of them are free falling, कि जहाँ फेंक के गिर गए जाके, गाइडेड नहीं होते। छोटे छोटे को गाइडेड क्या करेंगे, छोटा पटाखा है, फुस पटाखा भी हो सकता है, राइट? सो however many submissions failed to explode in initial impact, leaving duds like landmines, posing a threat for civilians for years or even decades, right? We have discussed this. चलो, they were developed in World War II and many government piled them, कर लिए इकट्ठे, but over here this is an important fact, convention on cluster munitions, CCM convention है जो prohibit करती है under any circumstances the use, development, production, acquisition, stockpiling and transfer of cluster munitions. So are cluster munitions banned? Yes. Are they banned under UNDP or are they banned under any other agreement? No. There is a specific cluster munition convention, CCM. Sahi? So more than 120 states have joined the convention. Notable exceptions are United States, Russia, Ukraine, Israel, India and China. इन्होंने इस एग्रीमेंट को ज्वाइन नहीं किया, तो ये अभी भी यूज़ कर रहे हैं और इंडिया भी पार्ट है। वेरी सैड है ना, बट नॉट सैड। हाँ जी, हाँ रशिया यूक्रेन में चल रही है, ये लड़ नहीं रहे, ये लड़वा रहे हैं। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द पेट्रियाटिक फैक्ट। हाँ जी, क्यों नहीं? जैसे स्टार्टिंग में जब देख रहे थे जिस टाइम पे इंडिया टेस्ट कर रहा था न्यूक्लियर मिसाइल्स, हाँ, तब भी वर्ल्ड ने खुद उन्होंने इतने सारे बॉम्ब मिसाइल से भी इकट्ठे कर लिए और इंडिया के टाइम पे कह दिया इंडिया को मना कर कि दिया। अब रोक दो। तो ठीक है, अगर इंडिया करता, जैसे कि यहाँ पे खुद यूएसए वगैरह इतने बड़े बड़े सुपर पावर्स रख रही हैं जब अपने पास, तो व्हाई शुड इंडिया? आई एक्चुअली फॉल इन दैट कैटेगरी एज वेल। आई विल से कि हम लोग अपने ऊपर अपने हाथों को बांधते नहीं, पर हम वैसे ही किसी को मारते नहीं, है ना। शक्ति बहुत है हमारे पास, बट वी डू नॉट हिट देम बैक। हमने कभी भी किसी नेशन पे कब्जा करने की नहीं सोची, नहीं तो आसपास स्लम एरियाज हैं तो सही, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, हम बड़ी जल्दी से पकड़ सकते हैं, बट वी नेवर ट्राइड। सो दैट्स गुड, बट स्टिल वी मस्ट एम टू मेक द वेपन सिस्टम मोर इगैलिटेरियन। हमें कोशिश करता रहना चाहिए, हमें एक्टिविज्म करते रहना चाहिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब और ऐसी चीज़ें दुनिया में हो ही ना। एंड एक्चुअली दिस कंट्री वांट्स कि लड़ाइयाँ चलती रहें, बिकॉज इनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो सबसे बहुत हायर हैं। और जब से ये नया लड़का बड़ा हुआ है, इसने बहुत अच्छी सैलरी लगवा ली है, पैकेज, तब से ये पापा को दिक्कत हो गई यूनाइटेड स्टेट्स को कि ये मुझे ही ना हरा दे। सो चाइना के बस एक चीज़ कंपेरेबल नहीं है, दैट इज़ द डिफेंस इंडस्ट्री। सो जब तक लड़ाइयाँ चलती रहेंगी तब तक इकॉनमियाँ कम रहेंगी, तब तक यूएस डोमिनेंट रहेगा। जिस दिन पीस हो गया और सिर्फ इकॉनमी पे लड़ाई आ गई तो चाइना बहुत जल्दी भागेगा और यूएस को पीछे छोड़ देगा। लगभग बराबर तो पहुंच ही गए हैं जीडीपी में, टोटल वेल्थ में ना सही। आई होप वी अंडरस्टैंड, जीडीपी अलग चीज़ है, टोटल वेल्थ अलग चीज़ है। जीडीपी है कि हर साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनता है, टोटल वेल्थ है कि जमा पूंजी कितनी है ना। सो जीडीपी में तो लगभग बराबर पहुंच गए हैं, रियल टर्म्स में आगे भी पहुंच गए। सो हो सकता है कि कुछ साल अगर पीस रहा तो टोटल वेल्थ में भी निकल जाए। सो हैंस यूएस बहुत मल्टी प्रोन्स स्ट्रैटेजी कर रहा है, डॉलर को महंगा करी जा रहा है, लड़ाइयाँ करवाई जा रहा है, ऑयल को महंगा करवाई जा रहा है, खुद तो कुछ और यूज़ कर लेते हैं। व्हाट वर दे यूजिंग? शेल गैस, और दूसरों को महंगा ऑयल, साथ में हम भी पिट रहे हैं। बताओ, बैठे बैठाए 2-3 महीनों में स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो मेरा खुद का 20% गिर गया, बैठे बैठाए नुकसान हो गया। कौन करा रहा है? यूएस, राइट। चलो एनी हाउ, बट थाइस का दिस सैक ब्रूड वायरस, इसमें क्या देखा गया? याद करने वाली चीज़ कुछ नहीं है। दिस इज़ गुड। व्हाट टाइप ऑफ बी कैन नॉट मेक इट्स माइंड अ मे बी, ये मुझे पसंद आया तो मैं यहाँ पे ले आया। बट बी से याद क्या रखना था? दिस सैक ब्रूड वायरस। एक तो अटैम्प्ट वाली बात ज़रूर याद रखना है इसमें कि ज़्यादातर आंसर इंसेक्ट ही होते हैं पिछले 2 साल से। उससे पीछे 15-16 में बर्ड होता था, बट वो चेंज हो गया। नाउ दे आर टायर्ड ऑफ बर्ड वॉचिंग शायद।
सो रिसर्च हैज अनकवर्ड, इसमें कहानी क्या है कि जो बी कीपिंग करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पिसी कल्चर, एपी कल्चर, हाँ पिसी फिश का होता है, एग वालों को एपी कल्चर होता है कि एपी फिश का होता है, बचपन वाली बातें हैं, गूगल करनी पड़ रही है हमें। सो एनी हाउ, जो बी कीपिंग करते हैं उन बीज में जो वायरस है वो वाइल्ड बीज में भी, एक तो पाली हुई बीज हो गई है ना, पालतू बीज, और एक वाइल्ड बीज हो गई जो इधर उधर भाग रही उड़ रही है, जो भी यहाँ पे भी थी कहीं, गौ हाँ मत आना। सो वाइल्ड बीज एंड पाली हुई बीज, तो इन्होंने देखा है कि जो वायरसेस हैं ये ओनली वाइल्ड बीज से पाली हुई बीज में नहीं आ रहे, पाली हुई बीज से भी वाइल्ड बीज में जा रहे हैं, और इसमें वो लोग भी रोल प्ले कर रहे हैं जो बीज को पाल रहे हैं, जो ह्यूमन बीज को पाल रहे हैं, चलो पाली हुई बीज तो अंदर ही हैं, जो ह्यूमंस बीज को पाल रहे हैं वो भी वाइल्ड बीज को वायरस दे रहे हैं। एंड बीज आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस अर्थ, अगर बी खत्म हो जाए, गायब हो जाए, तो 99% ऑफ स्पीशीज विल डाई। दिस इज अ इन्वायरमेंटल फैक्ट वी हैव अग्रीड अपॉन। सो अब बीज को, एशियाटिक बीज को, इंडिया में 4 तरीके की बीज हैं, सो एशियाटिक 4 तरीके की हैं, उनमें सबसे बड़ा जो थ्रेट है बीज को, दैट इज फ्रॉम दीज काइंड ऑफ वायरसेस, एंड द थाई सैक ब्रूड वायरस is one of the greatest threats facing the Asiatic honey bee. राइट, एक जनहित में जारी संदेश मुझे बी के साथ हमेशा याद आ जाता है, पिछले कई साल से लिखा रहा हूँ मैं, ये आपके भी काम आ जाएगा। पीली मक्खी काटे या काली मक्खी काटे, हम क्या करते हैं, लोहा रगड़ ले, अचार लगा ले, नहीं, वी शुड हैव अ रूल, द रूल इज विनेगर फॉर वैस्प and bicarbonate for B. These are antidotes. अगर आपको पीली मक्खी काट रही है, वैस्प, ब्रिंड, तो आपने विनेगर लगाना है, एक ही समझदार है जो लिख रहा है, विनेगर फॉर वैस्प एंड बाइकार्बोनेट फॉर बी। बाइकार्बोनेट मीठा सोडा लगा लो, ये बाइकार्बोनेट लगा रहा हूँ, एंटीडोट है, तो इसका स्टिंग कैसा होगा, एसिडिक की बेसिक, इसका होगा, काली वाली मक्खी का स्टिंग है एसिडिक, और विनेगर लगा रहा हूँ तो इसका स्टिंग कैसा होगा, इसका जहर बेसिक, और एल्कलाइन और बेसिक, राइट। सो दिस इज ऑल्सो डेरिवेशनल क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल स्टेट सर्विस में आया था कहीं। रेड एंट का कैसा होता है, फॉर्मिक एसिड, जो लाल चींटी काट जाती है। वैस्प का कैसा है अपना, बेसिक, तो इस पर आपने विनेगर लगाना जो एसिडिक है ना। और काली मक्खी, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट फॉर बी, विनेगर फॉर वैस्प। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल लाइफ। हम लोग पढ़े लिखे एस्पिरेंट्स हैं, अचार और लोहे नहीं रगड़ने, स्टिंग निकाला और ये लगा लो, कॉटन में लगा के, कुछ नहीं होगा, सूजन नहीं आएगी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें लेके नहीं आएंगे हम लोग, है ना, when it happens. Anyhow, the Thai sac brood virus, one of the greatest threats to the Asiatic honeybee. The particular viral strain that attacks western honeybee is less virulent. So Asiatic honeybee के लिए ज़्यादा डेंजरस है ये, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वेस्टर्न बीज को अटैक कर रहा है ये वाला स्ट्रेन, वो कम लीथल या वायरुलेंट है, कम इन्फेक्शियस है। The disease caused by virus kills the bee's larvae. The particular viral strain that attacks the western honeybee is lesser virulent. ये लार्वे को अटैक करता है, वो उसको ईजियर होता है मारना, है ना। Then geographical spread in 1991 and 2, Thai sac brood virus outbreak devastated 90% of Asiatic honeybee colonies in South India. इसे याद क्या रखना है, पहली बार नहीं आया, दिस इज़ नॉट अ न्यू वायरस, डेट नहीं याद रखनी, बट थाई सैक ब्रूड वायरस काफ़ी पुराना वायरस है, पहली बार अटैक नहीं हो रहा। ग्रेटेस्ट थ्रेट तो है बट पुराना है। देन की फैक्ट्स अबाउट इंडियन बीज, इंडिया हैज़ मोर देन 700 bee species, one of them is going around in our class as well. Then including 4 indigenous honeybees, Asiatic honeybee, scientific name की कोई बात नहीं, giant rock bee, dwarf honeybee and the stingless bee. stingless bee कौन सी है यार, मैं तो आज तक नहीं देखी stingless bee, किसी को दिखे तो मुझे बताना। Western honeybees were introduced in India in 1983 to increase the country's honey yield. राइट, ये बाहर से लेकर आए थे, ऐसा घुमा फिरा के भी सवाल
पूछ लिया जाता है। सही। एशियाटिक यहाँ पे थी 4 तरीके की मेजरली, और वेस्टर्न बाहर से लेके आए 1983 में। राइट, देन 2 कंसेप्ट ये हैं, पैथोजन स्पिल ओवर एंड पैथोजन स्पिल बैक। स्पिल ओवर क्या है जी? स्पीशीज स्पेसिफिक पैथोजन एस्टैब्लिशेस इन्फेक्शन इन नोवल ससेप्टेबल होस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल कोविड या कोई भी बीमारी जैसे बैट्स में थी, सो स्पिल ओवर क्या है कि जो बैट्स हैं उसमें इन्फेक्शन इकट्ठी होगी कि वो रेजर्वायर बन गए। अब वो रेजर्वायर बन के लेट्स से ह्यूमंस को दे रहे हैं, और जब ह्यूमन से दोबारा बैट्स को हो सकती है, हाँ हो सकती है, दैट वुड बी स्पिल बैक। स्पिल ओवर क्या कि रेजर्वायर में इकट्ठी होगी जो वनरेबल होस्ट था। स्पिल बैक क्या? जिससे उसे मिली थी उसने फिर वापस कर दी, लो भैया जुकाम कराया था मुझे, गिफ्ट ले लो वापस। राइट, सो दैट इज स्पिल बैक, पैथोजन स्पिल ओवर एंड स्पिल बैक। राइट जी। देन ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, रशिया चलते हैं। बड़ा मन था यूक्रेन रशिया घूमने का, बट अब क्या कर लिया उन्होंने, तोड़ दिया सब कुछ। यू कैन नॉट गो देयर, ऑब्वियसली यू शुड नॉट गो देयर, यू कैन बट शुड नॉट। तो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर क्या है जी? चेन्नई एंड हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस, व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक को ईस्टर्न मैरिट, हाँ जी, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर हैज़ ऑपरेशनल एंड इज टू कैरी ऑयल, फूड्स एंड मशीन्स। कोई बात नहीं, अपने को याद रखने वाली बात है, एक तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक रूट इज ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। किस किस को कनेक्ट कर रहा है? साउथ इंडिया को रशिया से, है ना। और बीच रास्ते में कौन कौन आएगा? बीच रास्ते में कौन कौन आना चाहिए सर? चेन्नई से आप रशिया जा रहे हो, जापान आएगा, यहाँ से चल रहे हैं ना, ईस्टर्न साइड से नीचे से जाएंगे, जापान इंडोनेशिया टाइप की कंट्रीज आएंगी। ओवर हियर इट माइट बी मेंशन एज वेल। सो पासिस थ्रू सी ऑफ जापान, द ईस्ट चाइना सी, द साउथ चाइना सी एंड द मलक्का स्ट्रेट्स एंड द अंडमान सी। ओवर हियर दिस इज द रूट। यहाँ से चले, ये स्ट्रेट से निकलते 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 ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी और पहुँच गए। सो समटाइम्स इट माइट बी आस्क्ड कि भाई कौन सी जगह से निकल रहा है। सो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, मैरीटाइम कॉरिडोर मतलब पानी वाला, है ना। सो इतने बेवकूफ़ तो हम है नहीं कि इसमें रेलवे लिंक है, नहीं, मैरीटाइम कॉरिडोर। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट्स, अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये सबसे निकल रहा है। ऐसा सा सवाल ना बन जाए। राइट, द रूट इंक्लूड्स पोर्ट ऑप्शंस इफ नीडेड सच एज दिल्ली एंड शंघाई, हांगकॉन्ग। अगर कहीं रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया शिप में तो यहाँ पे भरवा सकते हैं। सही। शिप्स पेट्रोल पे चलते हैं कि डीजल पे चलते हैं, किस पे चलते हैं? शिप्स को डीजल इंजन भी होता है, बट प्राइमरली हम लोग कोशिश करते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से चला सकें, इलेक्ट्रिक पावर से चला सकें, न्यूक्लियर पावर से चला सकें, विंड एनर्जी से चला सकें। बिकॉज जो डीजल से चल रहा है एक तो आवाज़ बहुत करता है डीजल की गाड़ियों की तरह, तो मरीन स्पीशीज़ को साउंड पोल्यूशन हो जाता है, ऊपर से वो ऑयल फेंकता चलता है ना, और ऊपर से फॉसिल फ्यूल तो है ही है। सो वी ट्राई कि इसको शिप्स इंडस्ट्री को जितना क्लीन रखा जा सके उतना रखें, है ना। कोयले और डीजल पे ना चलाएं। कोयले पे कौन सा चलता था जो डूब गया था? हीरोइन, हीरो मर गया था, टाइटैनिक। कौन सा हीरो मरा था? वो अभी तक जिंदा है। एनी हाउ, सो क्लाइमेट चेंज, इसमें यार एक बेसिक सी बात करनी है मेरे को, ये प्लीज़ ध्यान रखना, ये ज़िंदगी में काम आएगी। खाली सी स्लाइड देख लूँ मैं, थैंक यू वाली स्लाइड पे करते हैं जो खाली होगी। सो इसको अपने पास रखना। इंसान धरती पर आता है सो हमें लगता है सब कुछ ही भगवान है, और हमारी फिर पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। सो हमें ये लगता ही नहीं तब तक कि इन्वायरमेंट को भी हम हार्म कर देंगे। पहली बार दुनिया के लीडर्स कहाँ पे इकट्ठे होते हैं? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस करी जाती है, पहली बार यहाँ पे दुनिया के लीडर्स इन्वायरमेंट के लिए इकट्ठे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1992 रियो डियो जनेरियो जो ब्राज़ील में है, यहाँ पे अर्थ समिट होता है। अर्थ समिट के जैसे फारा खान के ट्रिपलेट्स हुए थे ना, 3 बच्चे लगातार, सो अर्थ समिट के 3 बच्चे होते हैं। वन इज आ रहा हूँ क्लाइमेट चेंज, another is biodiversity, and another is
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो हम इंसान लोग ये एग्री करते हैं कि इन 3 मुद्दों पे चलना है, सही। सो अब इसमें एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात समझो कि जब लोग मिलके एग्री करते हैं, दैट इज़ एन एग्रीमेंट। सॉवरन स्टेट्स मिलके एग्री कर रही हैं, इंडिया, चाइना, यूएस एक्सेट्रा, बैठ के एग्री कर रहे हैं कि हमने ये करना है, तो उसको क्या क्या नाम दिए जाते हैं? एग्रीमेंट या कन्वेंशन या ट्रीटी। दीज आर यूजली नॉट बाइंडिंग, यूजली नॉट। इसको बाइंडिंग बनाने के लिए इसका छोटा आइडिया क्या होता है, इससे डिटेल में, प्रोटोकॉल। सो एक एग्रीमेंट होगी, उसके अंदर प्रोटोकॉल्स होंगे, है ना। एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज में कौन सी थी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, UNFCCC। इसमें फिर प्रोटोकॉल्स होंगे। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी में कौन सी एग्रीमेंट थी? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इधर कौन सा था मेन आइडिया? एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 में अपने प्रोटोकॉल्स एंड टारगेट्स होंगे। ऐसे ही CBD में अपने प्रोटोकॉल्स एंड टारगेट्स होंगे, राइट। सो जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे इसी चार्ट को हम आगे बढ़ते चलेंगे, राइट। अभी हम इसकी प्राइमरली बात कर रहे हैं, ये भी करने साथ साथ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, बट नो नीड, ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए, है ना। तो कहाँ से आए ये क्रॉनोलॉजी, समझे? तो अब सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 3 बच्चों में से एक बच्चे की, सही। 3 जगह हमने टारगेट करना था, इसकी बात करते हैं अब। सो क्लाइमेट चेंज में हमने देखा UNFCCC वॉज दी मेजर एग्रीमेंट। कहाँ से आई? 1992 के अर्थ समिट से। इसके बाद इसमें सबसे पहला प्रोटोकॉल था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए टारगेट्स थे। क्यों डेवलप्ड कंट्रीज़ को टारगेट देते हैं? कि यार जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बढ़ी है, और वो तो आप लोगों ने ज़्यादा बढ़ाई है। अगर 100 गुना बढ़ी है तो 70% तो आपकी गलती है, तो आप अपने टारगेट्स कम करो। और हम क्यों ग्रीन, गन तुमने मचाया, हम क्यों ग्रीन इन्वायरमेंट करें? जब गंद आप लोगों ने बचाया तो साफ भी आप लोग करो, या फिर हमें पैसे दो कि हम ग्रीन इन्वायरमेंट में चलें। दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। सो क्योटो प्रोटोकॉल में सबसे पहले द थिंग वाज कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास टारगेट हैं, डेवलपिंग के पास कोई लीगली बाइंडिंग टारगेट नहीं है। आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द नेक्स्ट डेवलपमेंट? पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में लगभग सारी डेवलप्ड, ये 2015 की बात है, सारी कंट्रीज़ पे टारगेट्स तो मिल जाते हैं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, बट किसी पे भी बाइंडिंग नहीं होते। इंडिया इस टाइम पे बहुत अच्छा प्लेज करता है ना। दीज प्लेजेस आर नाउ नियरली ट्रू फॉर इंडिया, राइट। इसके बाद देयर इज अ कोपनहेगन अकॉर्ड, उसकी भी बात करेंगे। कोपनहेगन अकॉर्ड में हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को कंट्रोल करने की बात करते हैं। देन देयर इज लास्ट COP 28 में, COP इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो जितने एग्रीमेंट के मेंबर्स हैं वो सारे मिलते हैं साथ में। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर COP 28 हो रही थी, COP 15 कैसे होगी? COP 28 और 29 इस कन्वेंशन के एग्रीमेंट के अंडर है। हो सकता है CBD की 15 में ही चल रही हो, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। COP 29 किसकी? UNFCCC की। सो COP 28 में क्या हुआ था, एक बड़ी बात हुई थी, लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था। लॉस एंड डैमेज फंड क्या था? कि अगैन डेवलप्ड कंट्रीज़ को कंट्रीब्यूट करना है, जिन कंट्रीज़ में लॉस हुआ है उसको भरपाई करनी है, स्पेशली दी वीक, नॉट दी वीक बट दी लीस्ट डेवलप्ड नेशंस और दी आइलैंड नेशंस, जिनको बहुत नुकसान हो रहा है, राइट। सो अब लेटेस्ट क्या है जी? 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर UNFCCC कहाँ हो रही है? बाकू। बाकू कहाँ पे है? जहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स घूमने जा रहे हैं। यार आई हैव हर्ड अच्छी जगह है, कोई होके आया बाकू आज तक? चलो अपना सिलेबस ख़त्म कर दे फिर चलेंगे, बाकू घूम के आते हैं। सो बाकू इज़ अज़रबैजान में, COP 29 हो रही है। व्हाट आर द मेन थिंग्स विच आर सपोज टू हैपन?
द कॉन्फ्रेंस इज द प्राइमरी गवर्निंग बॉडी ऑफ UNFCCC, ये हमने शुरू में बात कर ली. एंड यूनाइटिंग 198 मेंबर्स. कभी कभार आजकल UPSC का दिमाग खराब हो जाता है, वो बोल देते हैं मोर देन और लेस देन 100 मेंबर्स और मोर देन 200 मेंबर्स. तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर ना सही, 200 से ज़रा ही कम है. सही. और ये 1992 के अर्थ समिट से आई थी, हमने बात कर ली. सही जी. सो प्लस द यूरोपियन यूनियन इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. एवरी ईयर COP कन्वीन्स टू रिव्यू नेशनल एमिशन डेटा, assess progress and shape the global climate policy. So COP29 के की डिटेल्स क्या हैं इधर, आई थिंक दिस इज़ बेटर, ये टेबल में है. सो नवंबर 11 to 22 में चलेगी, फिर लास्ट में सेरेमनी होगी, तो अगले हफ्ते में इसके की आउटकम्स भी देख लेंगे. सही. एक थीम कई बार ना पूछ लें, इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लानट फॉर ऑल. व्हाट इज़ द थीम फॉर COP29? इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लानट फॉर ऑल. की इश्यूज़ क्या है जी? इश्यूज़ वही हैं, क्लाइमेट फाइनेंस हम चाहते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड दे, डेवलप्ड वर्ल्ड बोलता है यार मेरे पास नहीं है ना, प्रॉमिस कर देते हैं बट पैसे नहीं देते. देन मिटिगेशन गोल्स, कि यार क्लाइमेट चेंज कम हो. मिटिगेशन मीन्स कम हो प्रॉब्लम. अडेप्टेशन मीन्स अगर क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है तो हमें नुकसान कम हो. तो मिटिगेशन भी करनी है, अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज एंड स्टॉक टेकिंग की क्या चल रहा है. सही. ग्लोबल स्टॉक टेक असेसिंग कलेक्टिव प्रोसेस अंडर पेरिस एग्रीमेंट. पहले कौन सा प्रोटोकॉल था? क्योटो. अब कौन सी एग्रीमेंट उसे रिप्लेस कर गई है? पेरिस एग्रीमेंट. बट दिस इज एन एग्रीमेंट अंडर विच कन्वेंशन? UNFCCC. फैक्ट्स गलत नहीं होने चाहिए, रिवीजन पक्की होनी चाहिए अपने पास. ये थीम्स रिपीटेड है जी, इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लानट फॉर ऑल. अजरबैजान में हो रही है, फोटो अच्छी है, देख लेना कभी. हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, COP मीटिंग्स हैव प्लेड अ की रोल. पहले 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल था जी, उसमें क्या आइडिया था? एमिशन रिडक्शन टारगेट्स थे. पेरिस एग्रीमेंट में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने एम करा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से 1.5 डिग्री के अंदर अंदर कोशिश कर लें, 1.5 या 2, 1.5 और 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को रोक लें. बट क्या ऐसा होने वाला है? आई डोंट थिंक सो. बट कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं. राइट. सेन दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग. क्योटो प्रोटोकॉल था हमारा टारगेट्स वाला. कोपनहेगन रिपोर्ट था जिसमें डेवलप्ड वर्ल्ड को पैसे देने थे. देन 2015 में COP21 में पेरिस एग्रीमेंट आया, है ना. सॉरी आई मेंशन दिस कोपनहेगन, बट ये ग्लासगो पैक्ट था. ग्लासगो पैक्ट में पहली बार, ये ध्यान रखना न्यूज़ में रहा है, ग्लासगो पैक्ट में पहली बार बात करी गई है कोल को यूजेज को हटाने की, कोल की यूजेज को फेज आउट करने की. ग्लासगो पैक्ट था. इवन आई मेंशन, वो पीछे प्लीज़ करेक्ट कर लेना. ग्लासगो पैक्ट है 2021 का, जहाँ पे कोल को फेज आउट करने की बात की गई है. इंडिया को इससे फिर भी प्रॉब्लम है कि यार भाई हमारे पीछे क्यों पड़े हो, हमारे पास कोल ही तो है, ऑयल तो है नहीं, या फिर लेट्स से हमारे पास इतने पैसे नहीं कि सब कुछ ग्रीन कर लें. सो कोल को फेज आउट कहाँ कर रहे हैं? ग्लासगो पैक्ट में 2021 में. देन लॉस एंड डैमेज फंड लास्ट COP में था, COP28 में. दिस वॉज सपोजिडली अ बिग अचीवमेंट, बट अभी तक इसमें पैसे नहीं आए. तो COP29 में क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट जस्टिस, वो वाली सारी बातें होंगी. नॉट टू रिमेंबर और लर्न और रटोफाई एनीथिंग, बट मेजर आइडिया क्या है? फाइनेंस, मिटिगेशन, अडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मतलब क्या है यहाँ पे? कि डेवलप्ड नेशंस अपनी एफिशिएंट ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपिंग नेशंस को दें, कि हम लोग भी अपने प्रोसीजर्स को, अपने चीज़ों को मोर एफिशिएंट बना के कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर सकें. टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. राइट. देन इंडिया स्टेटस एंड रोल एट COP. इंडिया प्लेज अ क्रिटिकल रोल. एक तो इंडिया बहुत बड़ा एमिटर है, चाहे पर कैपिटा एमिशन हमारी बहुत कम है, बट एज अ नेशन, दी मोस्ट पॉपुलस नेशंस, हमारी एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं. बट हम क्या कहते हैं कि यार हमने तो पर कैपिटा है ही नहीं, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और हमने तो प्रीवियस पास्ट में कभी एमिशन करी नहीं, हम तो घोड़े घोड़े पे चलते थे, हमने तो फैक्ट्री लगाई नहीं, अब हमें भी तो लगाने दो, हम भूखे मर जाएं. हेंस एक ये बात. एंड वेरी वेरी ग्रेट एग्जाम्पल इज इंडिया इज वन ऑफ द ओनली नेशंस जो हाईएस्ट और लेट्स से दी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, और साथ के साथ ही जो हमारे पेरिस के टारगेट्स थे वो लगभग सारे बिफोर टाइम अचीव हो रहे हैं. सो दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर योर एसे और आंसर कि इकोनॉमी कैन बी इन हार्मनी विद इकोलॉजी. लास्ट ईयर भी ऐसे आया ये,
हर साल आएगा ये। कह लो कि बहुत बड़े बड़े ऐसे राइटर हम बन गए, हमने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट ब्रांड खोल लिए, पर ऐसे यहाँ से नंबर आते हैं, है ना। इंडिया इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल दैट इकोनॉमी कैन डेवलप इन हारमनी विद इकोलॉजी, है ना। सो आर वी डूइंग वेल? यस वी आर। और COP29 में हम क्या करेंगे? वी विल एडवोकेट फॉर इक्विटी, क्लाइमेट जस्टिस। आई होप वी अंडरस्टैंड वेयर वी यूज द वर्ड क्लाइमेट जस्टिस। इट मीन्स कि डेवलप्ड वर्ल्ड ज़्यादा पैसे दे, वो लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, जिन्होंने जितना गन डाला उतनी वो सफाई में कंट्रीब्यूशन करें, है ना। पहले हम क्योटो प्रोटोकॉल की डिटेल्स भी पढ़ते होते थे, हाँ, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सबने क्लाइमेट और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, डेवलप्ड वर्ल्ड की ज़्यादा है बिकॉज उन्होंने गन ज़्यादा डाला है, सही। सो दैट इज क्लाइमेट जस्टिस। इंक्रीज फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, these are the things we are focusing. Here's an overview to India's contribution to climate action. ये टारगेट्स अभी भी याद कर लेना, प्री में आए ना आए, मेंस में लिखने को काम आ जाएंगे। इंडिया ने क्या क्या कहा है कि हम क्या क्या करेंगे, प्लेजेस। नेट ज़ीरो कब तक? 2070 तक। नेट ज़ीरो मतलब हमारी इमिशन ज़ीरो हो जाएगी, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही हम, मतलब जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस को। नेट ज़ीरो, एडिशन नेट ज़ीरो कब तक? 2070 तक प्लेज किया हमने, प्रॉमिस किया। रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट हमारा 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, 500 गीगावाट बाय 2030, और ये हम अचीव करने वाले हैं, सही। देन NDCs, जो पेरिस एग्रीमेंट में था कि अपनी मर्जी से आप प्रॉमिस कर लो कि हम ये कर लेंगे, सो दैट NDC इंडिया का, दीज आर दी थिंग्स। इंडिया इज अपडेटेड इज NDC बाय एम्बिशियस गोल ऑफ 45% reduction in carbon intensity by 2030, sourcing 50% of its energy needs from renewable sources। ठीक है, ये नंबर्स याद कर लेना, काम आएंगे मेंस में लिखने। वेरी रेयरली डू ऐसे कि नंबर याद करना, बट ये कर लेना, राइट। और एक लाइफस्टाइल अप्रोच विच सेज लिविंग और लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, कि आप अपने लाइफस्टाइल को ही ग्रीन करो। ये 5 प्रॉमिसेस इंडिया ने करे थे, जिसे पंचामृत भी कहा जाता था, और इंडिया इन्हें अचीव करने वाला है। इट्स गोइंग गुड, राइट। सो करंट डेवलपमेंट्स एंड चैलेंजेस, क्लाइमेट फाइनेंस डेडलॉक है, ये हमेशा से चल रहा है, इसको एक्सप्लेन वैसे ही कर लेंगे कि कहा था 100 बिलियन करेंगे, मिल नहीं रहे। इसमें एक टर्म भी आई थी, क्या था? ग्रीन वॉशिंग, ये टर्म प्रीलिम में आई थी। व्हाट वाज इट? ग्रीन वॉशिंग, हाँ, दिखाना था कि 100 बिलियन दे रहे हैं हम, तो कोई और भी पैसे जैसे इंडस्ट्री लगाने को भी दे रहे हैं ना, कोई भी ट्रांसफ़र कर रहा है डेवलप वर्ल्ड, तो उसको हरा पेंट करके दे रहे हैं, झूठा पेंट, कि हाँ जी इन्वायरमेंट के लिए पैसा दिया, और वो काम किसी और चीज़ के लिए आ रहा है, दिया किसी और चीज़ के लिए, झूठा दिखा दिया, होक्स क्रिएट कर दिया। सो दिस वॉज द टर्म इन द पेपर एज वेल, आई थिंक 2022 और 3, राइट। सो क्लाइमेट फाइनेंस को सही करना है। मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन कमिटमेंट्स, कह तो दिया ज़ीरो एमिशंस करेंगे, बट इंडिया के सिवाय जर्मनी छोड़ के कोई खास नेशन नहीं है जो अपना टारगेट अचीव कर रहा है, सही। देन यूथ एक्टिविज्म एंड पब्लिक एंगेजमेंट, अभी एक बेचारी क्लाइमेट एक्टिविस्ट की चेन चून खींच के ले गए, तब से ज़्यादा न्यूज़ में है ना। एक को नोबेल प्राइज़ मिला था, तब भी न्यूज़ में था। तो यूथ को एंगेज करना, ऑल दोज थिंग्स विच वी आर ट्राइंग टू डू। सो इसके आउटकम्स को डिटेल में भी पढ़ेंगे व्हेन इट कम्स। आई थिंक नेक्स्ट वीक तक हम लोग इसके आउटकम्स को पढ़ेंगे, बट अभी मेरे ख्याल बेसिक चीज़ समझ गए कि यार ये चल क्या रहा है, शुरू कहाँ से हुआ था और अब हम कहाँ पे बैठे हैं, आगे क्या करना है। मिटिगेशन को बढ़ाना है, अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज़ को सक्सेसफुल करना है, क्लाइमेट फाइनेंस को वर्केबल करना है ना, क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटी को सच्चाई बनाना है। ऑल दीज थिंग नीड टू बी डन, और ये चलता ही रहेगा। जब से मैं पढ़ा क्या, जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से भी ये चल रहा है ना। तब कोई और डिटेल पढ़ते थे हम, अब उन चीज़ों को मेंशन भी नहीं करते। अगर पीछे से चलें तो बहुत लंबा हो जाएगा कार्यक्रम, बट अपने को जो पेपर जिस साल देना है, उस साल एक COP29, 30 जो भी हो रहा होगा, उसके पीछे की 3 और आगे की 2 पता होनी चाहिए, कि अभी पीछे 3 कहाँ हो रही है और आगे 2 कहाँ होंगी, सही। दैट्स इट फॉर द डे।
Thank you so much for bearing the technical losses, electricity losses, and still sitting and trusting me. Thank you. See you next time.